हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं इग्नू सब्जेक्ट कोड BEGS 183 की, जिसकी बुक का नाम है राइटिंग एंड स्टडी स्किल्स। इसके हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम देखने वाले हैं, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे। बस आपको करना क्या है, इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना है, ताकि कोई भी डाउट आपका सब्जेक्ट के अंदर ना रहे। आगे बात करें, अगर आपको फ्री PDF नोट्स चाहिए तो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, जिसका नाम है एकलव्य इग्नू, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। व्हाट आर द स्ट्रेटेजीज यू वुड अडॉप्ट टू बिकम अ क्रिटिकल रीडर। अगर आपको क्रिटिकल रीडर बनना है तो आप कौन कौन सी स्ट्रेटेजीज या हैबिट्स को अडॉप्ट करोगे ताकि आप एक क्रिटिकल रीडर बन जाओ। क्रिटिकल रीडर मतलब ये होता है कि जो भी कुछ लिखा हुआ है आपके सामने, आप उसको रीड कर रहे हो तो आपको एज इट इज आप उसको मान नहीं ले रहे हो। आप सोच रहे हो हर चीज को मानने से पहले, अपनी सोच लगा रहे हो, अपनी थिंकिंग को यूज करो, अपनी इंटेलिजेंस का यूज कर रहे हो पढ़ते वक्त, तब आप क्रिटिकल रीडर बनते हो। तो मतलब वही स्ट्रेटेजीज आपको बतानी है आप क्या क्या यूज करोगे। ठीक है, तो सबसे पहले स्ट्रेटेजीज तो यही है, अगर आपको क्रिटिकल रीडर बनना है, कि आपको जो टेक्स्ट दिया गया है ना पढ़ने के लिए, उसको आप केयरफुली रीड करो और उसका मेन आइडिया क्या है उस कंप्लीट टेक्स्ट का, वो समझने की कोशिश करो। ठीक है, ये पहली हैबिट होती है। दूसरा, क्वेश्चन पूछना, यानी कि आई वुड आस्क क्वेश्चंस लाइक व्हाट इज द राइटर ट्राइंग टू से, कि राइटर कहना क्या चाहता है, मैं ऐसे क्वेश्चन करूंगा। और जो एविडेंस उसने अपने टेक्स्ट को सपोर्ट करने के लिए दिए हैं, मतलब उसने कुछ बात कही होगी, फिर एग्जांपल्स देंगे, कुछ एविडेंस देंगे अपनी बात को प्रूफ करने के लिए राइटर ने, तो क्या वो एविडेंस इनफ है उसकी बात को प्रूफ करने के लिए, मैं ऐसे क्वेश्चन भी करूंगा। एंड आई वुड नॉट एक्सेप्ट एवरी आइडिया विदाउट थिंकिंग, तो टेक्स्ट के अंदर जो भी कुछ लिखा हुआ है, जो आइडिया बताया गया है, मैं उसको एज इट इज एक्सेप्ट नहीं करूंगा बिना सोचे समझे। एंड आई वुड कंपेयर द इंफॉर्मेशन विद अदर सोर्सेज टू चेक इफ इट इज करेक्ट, और मैं जो इन्फॉर्मेशन मुझे गिवन है टेक्स्ट के अंदर, मैं उसको कंपेयर करूंगा दूसरे क्रेडिबल सोर्स से, कि ये जो सोर्स जो मैं पढ़ रहा हूँ, जो उसमें इन्फॉर्मेशन दी कि करेक्ट है या नहीं है। ठीक है, आगे देखिए। आई वुड आइडेंटिफाई द राइटर्स पर्पस, ओपिनियंस एंड पॉसिबल बायस, और मैं ये भी आइडेंटिफाई करने की कोशिश करूंगा कि जो राइटर है उसका पर्पस क्या है टेक्स्ट के पीछे, उसके ओपिनियंस क्या है पर्टिकुलर चीज़ को लेकर, जो उसकी राइटिंग में झलकते हैं या नहीं झलकते, वो बायस्ड है या नहीं है, ये सब चीज़ें मैं चेक करूंगा, आइडेंटिफाई करने की कोशिश करूंगा। एंड आई वुड ऑल्सो नोट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, लुक अप डिफिकल्ट वर्ड्स एंड थिंक अबाउट हाउ द आइडियाज रिलेट टू रियल लाइफ, और मैं ये भी नोट करूंगा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है क्या है उसके अंदर, जो मतलब समरी टाइप आप कह सकते हो, एंड डिफिकल्ट वर्ड्स के यूज़ हुए हैं उसकी बात मैं करूंगा, और सोचूंगा या देखूंगा कि कैसे जो आइडियाज़ उसके अंदर मेंशन है उस टेक्स्ट के अंदर, वो रियल लाइफ से कैसे रिलेट कर रहे हैं। तब जाकर आप क्या बन पाओगे, क्रिटिकल लीडर बन पाओगे, अगर आप इन सभी हैबिट्स को फॉलो करोगे। तो मैं कह सकता हूँ कि जो दीज हैबिट्स हेल्प मी अंडरस्टैंड द टेक्स्ट बेटर एंड मेक माई ओन इन्फॉर्म्ड ओपिनियन। तो इससे क्या, अगर आप इन हैबिट्स को फॉलो करते हो तो आप एक टेक्स्ट को बेटर तरीके से आप समझ पाओगे, और पर्टिकुलर टेक्स्ट के बारे में, इंफॉर्मेशन के बारे में आप खुद का एक ओपिनियन बिल्ड कर पाओगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। व्हाट इज एफिक्सेशन, हाउ डज एफिक्सेशन हेल्प इन बिल्डिंग न्यू वर्ड्स, गिव फॉर एग्जांपल्स। तो आपको बताना है कि एफिक्सेशन होता क्या है, और जो एफिक्सेशन है ये नए वर्ड्स को बनाने में कैसे मदद करता है, और आपको 4 एग्जांपल से समझाना भी है। ठीक है, देखो भाई, अगर मैं बात करूँ एफिक्सेशन की, तो ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम प्रीफिक्स और सफिक्स ऐड करते हैं। किस में ऐड करते हैं भाई, रूट वर्ड में, जिससे एक नया वर्ड बन जाए और उसकी मीनिंग कंप्लीटली चेंज हो जाए। अब ये प्रीफिक्स क्या होता है, प्रीफिक्स आप कह सकते हो ऐसा वर्ड होता है जो किसी वर्ड के पहले लग जाए, और किसी वर्ड का मतलब यहाँ पे रूट वर्ड से है। ठीक है, रूट वर्ड कुछ भी हो सकता है, उसमें हमने आगे कुछ जोड़ दिया तो वो क्या है, प्रीफिक्स है। और अगर हमने उसी वर्ड के आगे कुछ लास्ट में जोड़ रहे हैं, इसको बोलते हैं आफ्टर अ वर्ड, जिसको सफिक्स बोला जाता है ना, तो इसको बोलते हैं एफिक्सेशन, जिसमें हम प्रीफिक्स और सफिक्स का यूज करते हैं। रूट वर्ड में ये ऐड करते हैं प्रीफिक्स और सफिक्स, और एक नया वर्ड बन जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर मैं बात करूं हैप्पी की, ठीक है, तो ये एक रूट वर्ड है ये, है ना, और यहाँ पर मैंने क्या लगा दिया, UN लगा दिया, ये क्या है, प्रीफिक्स है। तो ये क्या हो गया, अनहैप्पी, और हैप्पी से अनहैप्पी हो गया, और मीनिंग कंप्लीटली चेंज हो गया है। यही क्या होता है, एफिक्सेशन होता है। होप आपको समझ आया होगा। इट हेल्प्स इन बिल्डिंग न्यू वर्ड्स बाय चेंजिंग द मीनिंग और ग्रामेटिकल फॉर्म ऑफ द ओरिजिनल वर्ड। तो जो ओरिजिनल वर्ड था, जैसे रूट वर्ड भी कहा जाता है, वो पूरी तरीके से उसकी मीनिंग जो है चेंज हो जाती है। और दिस इंक्रीज आर वोकेबलरी एंड मेक्स कम्युनिकेशन मोर इफेक्टिव। इससे क्या होता है, जो हमारी वोकैब है वो और ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, और जो कम्युनिकेशन है वो ज़्यादा इफेक्टिव हो जाती है। अब एग्जांपल की बात करूं तो हैप्पी का एग्जांपल हो गया, दूसरा है काइंड। तो काइंड तो ये रूट वर्ड है, जो NESS है ना, ये जिसको नेस बोलते हैं, ये तो सफिक्स हो गया क्योंकि लास्ट में लग रहा है वर्ड के, नहीं आफ्टर वर्ड लग रहा है ये, तो काइंडनेस बन गया। ठीक है, तो सफिक्स जो है नेस मेक्स इट अ नाउन। ठीक है ना, तो काइंडनेस क्या बन गया, एक नाउन बन गया। अगला है टीच।
टीच मतलब होता है पढ़ाना, और टीचर जो पढ़ा रहा है, तो दोनों मीनिंग बन गए यहाँ पर, ठीक है, अलग अलग। तो टीच और टीचर, तो यहाँ पर देखो ई आर, ये क्या है, ई आर यहाँ पर भाई अपना सफिक्स है। ऐसे अपना अगला एग्जांपल राइट का है, जिसमें हमने क्या लगा दिया, री लगा दिया, जिससे एक नया वर्ड बन गया ये री राइट। तो प्रीफिक्स यहाँ पर क्या है, री है, जिसका मतलब होता है अगेन, ठीक है, यानी किसी काम को फिर से करना। तो राइट क्या हो गया, राइट का बन गया री राइट, जैसे हमने आर ई डाल दिया। तो राइट क्या पे रूट वर्ड था, है ना, या मेन वर्ड आप कह सकते हो, ओरिजिनल वर्ड आप कह सकते हो, जिसमें हमने आर यानी प्रीफिक्स जोड़ दिया। तो कहने का मतलब है जो अफिक्सेशन होता है, ये एक आप कह सकते हैं यूजफुल प्रोसेस होता है, जिसमें हम कोई नया वर्ड्स बना रहे होते हैं। तो द अफिक्सेशन इज एन ईजी एंड यूजफुल वे टू फॉर्म न्यू वर्ड्स इन इंग्लिश। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। What aspects should be kept in mind while writing a descriptive passage? तो जितने भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ ये सब ना 100 वर्ड्स में आपको लिखने हैं। तो ये मैं सोचना इनके लेंथ का मैं 100 वर्ड्स में आपको आंसर करने हैं, ठीक है। जहाँ पे लेंथ बढ़ेगी बता दूंगा मैं आपको। तो आपको ये बताना है, जब आप डिस्क्रिप्टिव पैसेज लिख रहे हो, है ना, तो आपको अपने माइंड में कि क्या रख, मतलब कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है ना, यानी आपको किन किन पहलुओं का ध्यान रखना है। What aspects should be kept in mind while writing a descriptive passage? देखिए, while writing a descriptive passage, we should choose the topic clearly and stay focused on it. जब भी हम डिस्क्रिप्टिव पैसेज लिख रहे हैं, डिस्क्रिप्टिव पैसेज मतलब होता है जब आप किसी को डिस्क्राइब करने के लिए लिख रहे होते हो, ठीक है, यहाँ पर आप प्रॉपर फैक्ट्स वगैरह यूज कर रहे होते हो। देखो भाई, और तो जब भी हम डिस्क्रिप्टिव पैसेज लिख रहे हो तो हमें टॉपिक्स को जो है, जो भी जिस भी टॉपिक पर हम लिखना चाहते हैं उसको क्लियरली हमें पता होना चाहिए, टॉपिक को चूज करना चाहिए, और हमें फोकस उसी टॉपिक पर रहना है। और द डिस्क्रिप्शन शुड बी सिंपल, क्लियर एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड। क्योंकि डिस्क्रिप्टिव पैसेज में आप डिस्क्रिप्शन ही दे रहे हो किसी का, तो सिंपल होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, और वेल ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए, मतलब एक ऑर्डर में सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। एंड वी शुड यूज सुटेबल वर्ड्स टू डिस्क्राइब द पर्सन, प्लेस, ऑब्जेक्ट और इवेंट। और जो भी टॉपिक हमने चूज करा है उस हिसाब से जो भी पर्सन है, प्लेस, ऑब्जेक्ट, इवेंट है, हमें उसको क्या सुटेबल वर्ड्स के साथ डिस्क्राइब करना है। आगे देखिए, इट इज हेल्पफुल टू इंक्लूड डिटेल्स अबाउट अपीयरेंस, कलर, साइज, साउंड, स्मेल और फीलिंग, सो दैट रीडर कैन इमेजिन द सीन। यानी कि जब भी डिस्क्रिप्टिव पैसेज लिखा जाए तो बिल्कुल बेसिक बेसिक डिटेल भी आपको ऐड करनी चाहिए। वो अपीयरेंस को लेकर, अपीयरेंस मतलब होता है कोई मान लो करेक्टर यूज हुआ है इस पैसेज के अंदर, जो भी राइटर लिख रहा है ना, तो वो कैसा दिख रहा था, उसका अपीयरेंस कैसा था, ये आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। कलर, साइज, मतलब जब बॉडी की बात आ रही है, कोई प्लेस के साइज की बात आ रही है, वो कुछ भी हो सकता है, साउंड, स्मेल, फीलिंग्स, तो हर चीज़ आपको बतानी ताकि रीडर जो है उस सीन को इमेजिन कर सके। द सेंटेंस शुड बी कनेक्टेड प्रॉपरली एंड द ग्रामर, स्पेलिंग एंड पंक्चुएशन शुड बी करेक्ट। तो ग्रामर ठीक होनी चाहिए भाई पैसेज के अंदर, स्पेलिंग गलत नहीं होनी चाहिए, और पंक्चुएशन मतलब जहाँ पे फुल स्टॉप लगना फुल स्टॉप लगाइए, जहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगना वहाँ क्वेश्चन मार्क लगाइए, जहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क लग रहा है वहाँ पे वो लगाइए। तो मतलब जहाँ पर जो लगना है पंक्चुएशन वो लगाइए, ठीक है। फाइनली द पैसेज शुड हैव अ प्रॉपर बिगिनिंग, मिडल एंड एंडिंग टू मेक इट इंटरेस्टिंग एंड ईजी अंडरस्टैंड। तो भाई एक पैसेज के अंदर मैं कह सकता हूँ कि प्रॉपर बिगिनिंग होनी चाहिए, इंट्रो होना चाहिए, देन मिडल पार्ट होना चाहिए उसका, और एंडिंग पार्ट होना चाहिए, जिससे जो है डिस्क्रिप्टिव पैसेज और इंटरेस्टिंग और इजी बन जाता है समझने के लिए, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें, व्हाट आर गैदरिंग स्किल्स, व्हाई आर गैदरिंग स्किल्स कंसिडर्ड एसेंशियल टू बिकम एन एफिशिएंट लर्नर। आपको गैदरिंग स्किल्स के बारे में बताना है कि होती क्या है, और आपको बताना है कि जो गैदरिंग स्किल्स होती है ना, ये इतनी जरूरी क्यों कंसीडर करी जाती है अगर आपको एक एफिशिएंट लर्नर बनना है। तो देखिए भाई, अगर बात करूँ गैदरिंग स्किल्स की, तो गैदरिंग स्किल्स आर द स्किल्स यूज टू कलेक्ट, फाइंड एंड अंडरस्टैंड इन्फॉर्मेशन फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज सच एज बुक्स, न्यूज़पेपर्स एंड द इंटरनेट एंड टीचर्स एंड डिस्कशन। तो अगर आप क्या करते हो, किसी भी टॉपिक के बारे में इंफॉर्मेशन के लिए डिफरेंट सोर्सेज यूज करते हो, और आप इजिली सोर्स का यूज भी कर पाते हो इन्फॉर्मेशन के लिए, तो इट मीन्स यू हैव गैदरिंग स्किल्स, ठीक है। एंड दिस स्किल्स हेल्प अ लर्नर गेट करेक्ट एंड यूजफुल इन्फॉर्मेशन। तो इस स्किल से क्या होता है कि जो लर्नर है वो अच्छे तरीके से करेक्ट और यूजफुल इन्फॉर्मेशन जो है कलेक्ट कर लेता है, मिल जाती है उसको, ठीक है। एंड दे ऑल्सो इम्प्रूव रीडिंग, लिसनिंग, नोट मेकिंग एंड रिसर्च एबिलिटीज। अब देखिए जो रिसर्च होती है ना, उसमें बेसिकली क्या होता है, हमारे पास एक टॉपिक होता है, अब उसके बारे में रिसर्च कर रहे होते हैं, उसके लिए हम डिफरेंट आर्टिकल्स पढ़ रहे होते हैं, बुक्स पढ़ रहे होते हैं, न्यूज़पेपर्स पढ़ रहे होते हैं। ये सब क्या है भाई, हमारी गैदरिंग स्किल्स। तो इसलिए ध्यान रखना है आपको, अगर आपके पास गैदरिंग स्किल्स है तो आपकी रीडिंग हैबिट इंप्रूव होगी, आपकी लिसनिंग
इम्प्रूव होगी। क्यों? क्योंकि भाई गैदरिंग स्किल्स का मतलब ये नहीं कि केवल रिटर्न फॉर्म में आप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो, नहीं, आप किसी का पॉडकास्ट सुन रहे हो, कोई और चीज़ सुन रहे हो, न्यूज़ सुन रहे हो, तो ये सब क्या आता है आपका गैदरिंग स्किल्स में ही आता है। तो लिसनिंग, नोट मेकिंग, आप कुछ इन्फॉर्मेशन लोगे, आर्टिकल पढ़ोगे तो उसके नोट्स भी बनाओगे, है ना, तो नोट मेकिंग हो गई। और रिसर्च एबिलिटीज जो है आपकी इंप्रूव होगी अगर आपके पास गैदरिंग स्किल्स है तो। ठीक है, आगे देखिए, अ पर्सन विद गुड गैदरिंग स्किल्स कैन कंपेयर डिफरेंट आइडियाज, अंडरस्टैंड टॉपिक्स बेटर एंड मेक बेटर डिसीजन। एक ऐसा पर्सन जिसके पास बहुत अच्छी गैदरिंग स्किल्स है, तो वो डिफरेंट आइडियाज को कंपेयर कर सकता है, टॉपिक्स को अच्छे से समझ सकता है और अच्छा डिसीजन वो ले सकता है। ठीक है, आगे देखिए, दिस स्किल्स ऑल्सो हेल्प इन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स एंड कंप्लीटिंग असाइनमेंट्स इफेक्टिवली। तो जो स्किल्स हैं भाई, प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मदद करती है और असाइनमेंट को इफेक्टिवली कंप्लीट करने में मदद करती है। ठीक है, therefore gathering skills are very important because they make learning easier, improve knowledge, help a student become an efficient and independent learner। तो जो ये गैदरिंग स्किल्स है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि ये लर्निंग आसान बनाती है, हमारी नॉलेज को इम्प्रूव करती है और जो स्टूडेंट है वो एक एफिशिएंट और इंडिपेंडेंट लर्नर बन जाता है, उसको किसी पे डिपेंड होना नहीं पड़ता है अगर उसके पास गैदरिंग स्किल्स है। ठीक है, आगे देखिए, डिस्क्राइब एनी टू एरियाज इन इंग्लिश ग्रामर दैट आर लाइकली टू बी हार्ड स्पोर्ट्स फॉर लर्नर्स ऑफ इंग्लिश एज अ सेकंड लैंग्वेज। यानी कि कोई ऐसा पर्सन जिसकी मदर टंग इंग्लिश नहीं है और वो इंग्लिश सीख रहा है एज अ सेकंड लैंग्वेज, तो उसको इंग्लिश ग्रामर के ऐसे कौन से हार्ड टॉपिक से हार्ड स्पोर्ट्स हैं जो उसको दिक्कत दे सकते हैं। आपको दो एरियाज बताने वही जो डिफिकल्ट लग सकते हैं जब इंग्लिश को एज अ सेकंड लैंग्वेज हम पढ़ते हैं। तो देखिए, लर्निंग इंग्लिश एज अ सेकंड लैंग्वेज कैन बी चैलेंजिंग बिकॉज इंग्लिश ग्रामर हैज मैनी रूल्स एंड एक्सेप्शंस। समझ रहे हो आप, अगर हम इंग्लिश को एज अ सेकंड लैंग्वेज सीख रहे हैं तो बड़ा चैलेंजिंग हो सकता है क्योंकि इंग्लिश ग्रामर के काफ़ी सारे रूल्स होते हैं, बहुत सारे एक्सेप्शन हमें देखने को मिलते हैं। एंड सम ग्रामर टॉपिक्स आर स्पेशली डिफिकल्ट फॉर लर्नर्स बिकॉज दे आर डिफरेंट फ्रॉम द ग्रामर ऑफ देयर फर्स्ट लैंग्वेज। जो मदर टंग की हमारी लैंग्वेज होती है और जो हम ऐसे सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश सीख रहे हैं, दोनों की ग्रामर में अंतर होगा। सही बात है, ये ध्यान रखना है, रूल्स अलग होंगे। तो इसलिए जो है लर्नर्स को जो है कुछ टॉपिक्स जो होते हैं ग्रामर के उनको समझने में काफ़ी दिक्कत आती है। अब दो मोस्ट डिफिकल्ट एरियाज जो हो सकते हैं सबके लिए अलग अलग हो सकते हैं, है ना, आप कुछ भी लिख सकते हो, कोई मैटर नहीं करता है। यहाँ पर मैं दो डिफिकल्ट एरिया जो बच्चों को दिक्कत देते हैं वो है टेंसेज और आर्टिकल्स। ठीक है, यहाँ पर दोनों की बात कर लेंगे हम। जैसे कि टेंस है ना भाई, तो टेंस जो है हमें ये बताता है कि जो एक्शन है वो हुआ कब है, पास्ट में हुआ है, प्रेजेंट में हुआ है या फ्यूचर में हुआ है। समझ रहे हो आप, या फ्यूचर में होगा मतलब। इंग्लिश हैज 12 टेंसेस एंड ईच हैज अ डिफरेंट यूज। आपको पता है टोटल 12 टेंस होते हैं, एक प्रेजेंट के 4, पास्ट के 4 और फ्यूचर के 4, वैसे 12 टेंस हो गए। ठीक है टोटल, और ईच हैज अ डिफरेंट यूज। और हर सब जितने भी 12 टेंस है सबका अलग अलग यूज है। तो बच्चे जो हैं, जो लर्नर है वो कंफ्यूज हो सकता है इन सब में, उसको काफ़ी डिफिकल्टी आ सकती है। तो लर्नर्स ऑफन यूज द रॉन्ग टेंस वाइल स्पीकिंग और राइटिंग। तो कई बार जब जो लर्नर होता है वो लिख रहा होता है या बोल रहा होता है तो वो रॉन्ग टेंस का यूज़ कर लेता है, जिससे जो मीनिंग जो निकल के आता है वो बिल्कुल गलत निकल कर आता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दे मे से आई एम नोइंग द आंसर इंस्टेड ऑफ आई नो द आंसर। तो आई नो द आंसर कहना चाहिए बट वो कह रहा है आई एम नोइंग द आंसर, तो गलत है ना, ये ध्यान रखना है। तो ये ग्रामेटिकल मिस्टेक है, टेंस से मिस्टेक करने से आते हैं, तो इसके लिए काफ़ी प्रैक्टिस चाहिए, काफ़ी लर्निंग अच्छी चाहिए, मतलब बहुत प्रैक्टिस चाहिए टेंस के ऊपर। दे मे ऑल्सो कंफ्यूज द सिंपल पास्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो दोनों में भाई कंफ्यूज हो सकते हैं, सच एज आई हैव सीन हिम यस्टरडे इंस्टेड ऑफ आई सॉ हिम यस्टरडे। ठीक है, तो यहाँ पर बात हो रही है भाई सिंपल पास्ट और प्रेजेंट परफेक्ट की। ठीक है, देखो भाई जैसे कि आई हैव सीन हिम यस्टरडे, ये क्या है भाई, और आई सो हिम यस्टरडे, तो ये तो है भाई क्या, अपना आई सो हिम यस्टरडे का मतलब होता है ये अपना सिंपल पास्ट है। ठीक है, लेकिन आई हैव सीन हिम यस्टरडे ये अपना क्या है, ये अपना प्रेजेंट परफेक्ट है। तो दोनों में कन्फ्यूजन हो सकती है। ठीक है, ये ध्यान आपको रखना है। तो कहने का मतलब ये है दोनों टेंस अलग अलग है। तो कई बार क्या होता है, सो जो कहना होता है सिंपल पास्ट टेंस की जगह वो कई बार प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज कर देता है, तो ये मिस्टेक हो जाती है। ठीक है, रेगुलर प्रैक्टिस एंड रीडिंग इंग्लिश कैन हेल्प लर्नर्स इंप्रूव देयर यूज ऑफ टेंसेस। और जो लर्नर है वो रेगुलर प्रैक्टिस करता है ना, और रीडिंग करता अच्छे से तो इंग्लिश की, तो उससे जो लर्नर है वो इम्प्रूव कर सकता है अपने यूज ऑफ टेंसेस को। ठीक है,
अब दूसरा है आर्टिकल्स। तो आर्टिकल्स आर ऑल्सो डिफिकल्ट बिकॉज मैनी लैंग्वेजेस डू नॉट यूज देम। तो आर्टिकल्स भी डिफिकल्ट लगते हैं लोगों को क्योंकि बहुत सी लैंग्वेज होती हैं, है ना, जिसके जरिए वो ट्रांसलेट कर करके सीख रहा है लैंग्वेज को, उनमें वो यूज़ भी नहीं होता इसलिए। एंड लर्नर्स ऑफन फॉरगेट टू यूज़ आर्टिकल्स और यूज़ द रॉन्ग वन। तो जो लर्नर है भाई वो आर्टिकल्स का यूज़ भूल जाता है और कई बार रॉन्ग आर्टिकल का यूज़ कर देता है। जैसे कि जो ए होता है वो कब आता है भाई, अगर कॉन्स्टेंट साउंड है तब आता है। ए इज़ यूज बिफोर वर्ड्स बिगिनिंग विद अ कॉन्स्टेंट साउंड। तो अगर सेंटेंस के अंदर फिल इन द ब्लैंक है ना, अगर कांस्टेंट साउंड है तब ए आता है, आपको पता है। और ऐसे ही जो एन होता है वो कब आता है, जब वर्ड के बिगिनिंग में वोवल का साउंड आ रहा हो, जैसे ए ई आई ओ यू। ए ई आई ओ यू से मतलब नहीं पड़ता, वो साउंड आना चाहिए वोवल्स का, तब जाके बात बनेगी, ठीक है। और ऐसे जो द होता है ये स्पेसिफिक पर्सन प्लेस और थिंग के लिए यूज होता है, समझ आ गया। फॉर एग्जाम्पल आई सो आ डॉग मीन्स एनी डॉग, वाइल आई सो द डॉग मीन्स अ पर्टिकुलर डॉग। तो देखो दोनों बहुत डिफरेंस। अगर मैं बोल रहा हूँ आई सो अ डॉग मतलब मैंने भी कोई रैंडम कुत्ता देख लिया, इसका मतलब ये है। और यहाँ पर देखो डी के कॉन्सोनेंट साउंड है तो इसलिए ए आया है। और ऐसे ही लेकिन अगर मैं कह रहा हूँ आई सो द डॉग, है ना, तो मैंने मतलब मैंने उस कुत्ते को देखा है। तो कहने का मतलब ये है जब दा लगा देता है मतलब हमें कोई स्पेसिफिक के पर्टिकुलर डॉग की बात कर रहे हैं, समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, व्हाट इज सिंथेसाइजिंग एंड हाउ डज इट हेल्प इन राइटिंग। तो आपसे पूछा है सिंथेसाइजिंग क्या है और राइटिंग में कैसे मदद करती है। देखो भाई सिंथेसाइजिंग मतलब होता है कि हम आइडियाज़ को और इन्फॉर्मेशन को डिफरेंट सोर्सेज से कलेक्ट कर रहे हैं और उन सबको कंबाइन करके, उस आइडियाज़ इन्फॉर्मेशन को कंबाइन करके हम एक क्लियर और मीनिंगफुल पीस ऑफ राइटिंग बना रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप ग्लोबल वार्मिंग पे लिखना चाहते हो, ठीक है। तो ग्लोबल वार्मिंग पे लिखने के लिए आप क्या करें, ग्लोबल वार्मिंग है क्या, या आपने दूसरे सोर्स का यूज़ करके कर लिखा। देन आपने उसके कोजेस, उससे क्या क्या इफेक्ट पड़ेंगे, आपने अलग अलग सोर्सेज का यूज करके कलेक्ट करा। देन आपने क्या करा, ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर आपने प्रॉपर राइटिंग तैयार करी जो कि आपके खुद के वर्ड्स की थी। इसी को क्या बोलते हैं, सिंथेसाइजिंग हम बोलते हैं। आपको ध्यान रखना। तो सिंपल में अगर मैं कहता हूँ तो सिंथेसाइजिंग मीन्स कलेक्टिंग आइडियाज एंड इंफॉर्मेशन फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज एंड कंबाइनिंग देम इनटू वन क्लियर एंड मीनिंगफुल पीस ऑफ राइटिंग। इंस्टेड ऑफ कॉपिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन सोर्स अ राइटर स्टडीज डिफरेंट सोर्सेज। तो वो एक सोर्स से पूरा का पूरा कॉपी करने के बजाय बल्कि क्या करता है राइटर, अलग अलग सोर्सेज को पढ़ता है, उनको समझने की कोशिश करता है और जितने भी उसने इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी डिफरेंट सोर्सेज से उनको अपने वर्ड में प्रेजेंट करने की कोशिश करता है। कोई भी टॉपिक हो सकता है, जितने भी आइडियाज जिस आइडिया के ऊपर बात कर रहा है उस आइडिया के लिए उसने डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज को पढ़ा। तो वो क्या करता है, जितने भी आइडियाज हैं जो उसने पर्टिकुलर राइटिंग के लिए लिए, है ना, या उसने पढ़े, उसको अपने खुद के वर्ड्स में क्या करता है, लिखता है, प्रेजेंट करता है। आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। आगे देखिए, सिंथेसाइजिंग इज एन इम्पोर्टेंट स्टेप इन राइटिंग प्रोसेस बिकॉज इट हेल्प्स प्रोड्यूस ओरिजिनल वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड इंफॉर्मेटिव राइटिंग। तो सिंथेसाइजिंग एक इंपॉर्टेंट स्टेप होता है राइटिंग प्रोसेस में क्योंकि इससे एक ओरिजिनल वेल ऑर्गेनाइज और इन्फॉर्मेटिव राइटिंग बनती है, जिससे जो रीडर होता है उसको एक प्रॉपर राइटिंग मिलती है पढ़ने के लिए, जो कि बहुत क्रेडिबल सोर्स होता है। कहने का मतलब है उस पर्टिकुलर चीज़ को जब हम पढ़ते हैं। समझ आया आपको। आगे देखिए, अब जो सिंथेसाइजिंग है ये राइटिंग में कैसे मदद करता है, ध्यान से सुनना। Synthesizing help a writer collect information from different sources and combine it into one clear answer। तो एक क्लियर आंसर बनाने के लिए जो है ना सिंथेसाइजिंग बहुत जरूरी होता है, ये ध्यान रखना है, जिसमें राइटर को काफ़ी मदद मिलती है क्लियर आंसर बनाने के लिए, क्योंकि सिंथेसाइजिंग का वो प्रयोग करता है, ठीक है। और इट इम्प्रूव्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक एंड मेक्स राइटिंग मोर एक्यूरेट एंड कंप्लीट। जब हम डिफरेंट सोर्सेज का यूज़ करते हैं तो हम हर चीज़ बार बार पढ़ते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है, जो टॉपिक की जो अंडरस्टैंडिंग है वो इम्प्रूव होती है और जो राइटिंग है वो ज़्यादा एक्यूरेट और कंप्लीट बनती है, कुछ चीज़ छूटती नहीं है उसके अंदर। और इट ऑल्सो हेल्प्स अवॉइड कॉपिंग। कई बार क्या होता है कि हमारी कॉपी करने की आदत होती है, लेकिन जब सिंथेसाइजिंग की बात आती है तो हमारा खुद का माइंड क्या कहते हैं एक्टिव हो जाता है और जो हम कॉपी करते हैं ना, जो हैबिट होती है ये छूट जाती है। तो कहने का मतलब है इट ऑल्सो हेल्प्स अवॉइड कॉपिंग डायरेक्टली फ्रॉम सोर्सेज मेकिंग द राइटिंग ओरिजिनल। तो इससे राइटिंग क्या बनती है, ओरिजिनल बनती है, क्योंकि वो अपने वर्ड्स में क्या कर रहा है, इसको लिख रहा है। एंड बाय कनेक्टिंग डिफरेंट आइडियाज द राइटर कैन प्रेजेंट इन्फॉर्मेशन इन लॉजिकल ऑर्डर। तो वो अलग अलग आइडियाज को क्या कर रहा है, कनेक्ट करने की कोशिश करता है राइटर, है ना। और वो क्या कर सकता है, कनेक्ट करने के लिए जितनी भी इंफॉर्मेशन उसने इकट्ठी करी उसको लॉजिकल ऑर्डर में जो है एक सिक्वेंस में प्रेजेंट कर सकता है।
इससे जो राइटिंग है वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग, क्लियर और मीनिंगफुल बन जाएगी, ठीक है, रीडर के लिए। समझ आया आपको? आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। एक्सप्लेन होमोनीम्स, होमोफोन्स एंड होमोग्राफ्स विद एग्जांपल्स। तो आपको ये तीन जो मैंने आपको एक कंसेप्ट बताने हैं, मतलब आपको होमोनिम्स, होमोफोन्स और होमोग्राफ्स क्या होते हैं, तो ध्यान से सुनना, एग्जांपल के साथ आपको बताना है। देखो भाई, इंग्लिश के अंदर सम वर्ड्स लुक और साउंड सिमिलर बट दे हैव डिफरेंट मीनिंग्स। कहने का मतलब है कुछ वर्ड्स जो होते हैं वो उनका साउंड सिमिलर होता है, वो दिखते भी सेम है, मतलब उनकी स्पेलिंग भी सेम होती है, लेकिन उनका डिफरेंट मीनिंग्स होता है। तो इन्हीं वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं? होमोनिम्स बोलते हैं, होमोफोन्स बोलते हैं और होमोग्राफ्स बोलते हैं। तो किसी की स्पेलिंग सेम होगी तो किसी का प्रोनाउंसिएशन सेम होगा, तो उसी बेस पर जो है हमने होमोनिम्स, होमोफोन्स और होमोग्राफ्स बनाए हैं। और ये तीनों ही क्या करते हैं, जो लर्नर्स होते हैं उनको कंफ्यूज करते हैं, जो कि इंग्लिश को एज अ सेकंड लैंग्वेज सीख रहे हैं। तो इनके बीच में डिफरेंस होना, इसका मतलब है कि आपको ये मदद करेगा रीडिंग में, राइटिंग में, स्पीकिंग में, कि आप इंग्लिश को ढंग से बोल पाओ, ठीक है। पहले हम बात करते हैं होमोनिम्स की, कि होमोनिम्स होता है क्या है। तो होमोनिम्स आर द वर्ड्स दैट हैव द सेम स्पेलिंग एंड द सेम प्रोनाउंसिएशन बट डिफरेंट मीनिंग। तो होमोनिम सिंपल होते हैं जिसमें सेम स्पेलिंग होगी और जो उसको बोलने का तरीका होगा, मतलब जो प्रोनाउंसिएशन होगी वो भी क्या होगी, सेम होगी, लेकिन मीनिंग डिफरेंट होगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर बैट का एग्जाम्पल लिया है, तो बैट आपको पता चमगादड़ होता है, जिसको एक फ्लाइंग एनिमल बोला जाता है। और बैट क्या होता है कि स्पोर्ट इक्विपमेंट भी होता है, जो ये क्रिकेट के अंदर यूज करा जाता है। तो स्पेलिंग सेम, प्रोनाउंसिएशन सेम बट डिफरेंट मीनिंग है, तो यही क्या होमोनिम्स है, इसको ही होमोनिम बोलते हैं। ऐसे बैंक ले लो भाई, तो बैंक क्या होता है, एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है, जैसे बैंक हम जाते हैं ना वही। बल्कि बैंक और किसी चीज को भी बोलते हैं क्या, जो रिवर का साइड वाला हिस्सा होता है, द साइड ऑफ अ रिवर। समझ आया आपको? हम बोलते हैं रिवर बैंक, तो उसका मतलब वो बैंक नहीं है जो आप सोच रहे हो। बैंक मतलब वो रिवर के एक साइड की बात हो रही है। ऐसे ही होमोफोन्स की बात करूं तो होमोफोन्स आर द वर्ड्स दैट साउंड द सेम बट हैव डिफरेंट स्पेलिंग्स एंड डिफरेंट मीनिंग्स। तो होमोफोन्स भाई ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका साउंड सेम होता है बट उनकी स्पेलिंग अलग होती है, मीनिंग्स अलग होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब ये क्या है, सी, SEA, ये कि समुद्र इसका मतलब होता है, और अगला है सी, इसका मतलब होता है देखना। क्या है भाई, यहाँ पर साउंड सेम है, यानी प्रोनाउंसिएशन सेम है बट डिफरेंट स्पेलिंग्स है एंड डिफरेंट मीनिंग्स है। ऐसे ही राइट, राइट राइट का मतलब होता है सही, और यहाँ पर WRIT वाला राइट है, इसका मतलब होता है कि हाँ भाई, मतलब कुछ लिखना, ठीक है। ऐसे ही फ्लावर, और ऐसे ये मतलब फ्लावर, और ये भी फ्लावर है, ठीक है, ये ध्यान आपको रखना है। तो दोनों का मतलब यहाँ पर अलग अलग है। ऐसे ही सन मतलब बेटा होता है, सन मतलब आपको पता ही क्या होता है। एंड दीज वर्ड्स आर प्रोनाउंस द सेम बट आर यूज इन डिफरेंट सिचुएशन। तो इसको प्रोनाउंस जो है सेम करा जाता है, इनकी प्रोनाउंसिएशन सेम है बट इनको अलग अलग सिचुएशन में यूज़ करा जाता है, ध्यान रखना है आपको। ऐसे ही होमोग्राफ्स की बात करूँ तो होमोग्राफ्स बेसिकली क्या होते हैं, ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनमें सेम स्पेलिंग होती है लेकिन डिफरेंट मीनिंग्स होती है, और समटाइम्स दे आर ऑल्सो प्रोनाउंस्ड डिफरेंटली। तो कहने का मतलब ये है, होमोग्राफ्स क्या है भाई, सेम स्पेलिंग रहेगी उनकी लेकिन उनके अलग अलग मीनिंग रहेगी, ध्यान रखना है। और कई बार इनको डिफरेंटली प्रोनाउंस भी करा जाता है। जैसे कि यहाँ पर देखो भाई, एग्जाम्पल्स की बात करें, पहला है लीड। अब लीडरशिप सुना है, ऐसे लीड होता है ना। तो लीड मतलब होता है किसी को गाइड करना, जैसे आपने सुना होगा भाई कि एक बंदा होता है वो टूर को गाइड कर रहा होता है, इसका मतलब वो टूर को लीड कर रहा होता है। ऐसे ही यहाँ पर लेड होता है, जिसको जो कि एक मेडल होता है, मेडल मतलब सॉरी मेटल होता है। आपने PB आपको पता होगा, P और ये B, ये जो है इस PB को हम PB नहीं पढ़ते हैं वैसे साइंस के अंदर, इसको हम पढ़ते हैं लेड, क्योंकि लेड का मतलब होता है सीसा, जो कि एक मेटल है, ठीक है ना, ये ध्यान आपको रखना है। ऐसे ही टीयर, अब देखो हमने होमोग्राफ्स में स्पेलिंग मतलब इसकी डेफिनेशन क्या देखी थी, कि इसमें स्पेलिंग सेम रहेगी बट मीनिंग डिफरेंट रहेगा, और इनकी प्रोनाउंसिएशन सही सेम भी हो सकती है, डिफरेंट भी हो सकती है। जैसे कि यहाँ पर जो लीड था और लेड, प्रोनाउंसिएशन अलग थी लेकिन स्पेलिंग सेम थी, लेकिन मीनिंग अलग था, है ना। ऐसे यहाँ पर जो टीयर है, इसका मतलब होता है टू रिप, यानी कि मतलब किसी को काटना या चीरना। ऐसे टीयर जो कि आंसू होते हैं, मतलब कि आई से आई का एक ड्रॉप, समझ रहे हो। दोनों के यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन भी सेम है, स्पेलिंग भी सेम है, लेकिन मीनिंग अलग है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग यूज होते हैं। ऐसे ही बो,
जिसका मतलब होता है बैंड होना, ऐसे ही बो जो कि यूज करा जाता है एरो के साथ, ठीक है। ये ध्यान रखना है, दोनों अलग अलग है। समझ आ गया, किसको होमोग्राफ बोलते हैं, किसको होमोनिम्स बोलते हैं, और अपने होमोफोन्स क्या होते हैं, समझ आया आपको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। एक्सप्लेन विद सुटेबल एग्जांपल्स हाउ फ्लो चार्ट्स एंड ट्री डायग्राम्स कैन बी यूज टू प्रेजेंट इन्फॉर्मेशन। तो आपको बताना है कि जो फ्लो चार्ट्स होते हैं और जो ट्री डायग्राम्स होते हैं वो कैसे इन्फॉर्मेशन को प्रेजेंट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, और आपको एग्जाम्पल के साथ ये बताना है। देखिए, जो फ्लो चार्ट्स होते हैं, जो ट्री डायग्राम्स होते हैं, ये सिंपल विजुअल टूल्स होते हैं जो कि इन्फॉर्मेशन को प्रेजेंट करने के लिए यूज़ करे जाते हैं, एक सिंपल और ऑर्गेनाइज्ड वे में यूज़, मतलब प्रेजेंट करने के लिए। दे हेल्प रीडर्स अंडरस्टैंड आइडियाज क्विकली विदाउट रीडिंग लॉन्ग पैराग्राफ। मतलब किसी भी टॉपिक पर जो है भाई लंबा पैराग्राफ पढ़ने से अच्छा है अगर हम उसके क्या बना देते हैं भाई, फ्लो चार्ट्स बना देते हैं या ट्री डायग्राम हम बना देते हैं, तो इससे जो रीडर है ना, वो जल्दी जो है उस टॉपिक को समझ जाएगा, और बहुत जल्दी समझ जाएगा बिना लंबा पैराग्राफ पढ़े। तो मैं कह सकता हूँ फ्लो चार्ट्स एंड ट्री डायग्राम्स हेल्प रीडर्स अंडरस्टैंड आइडियाज क्विकली without reading long paragraphs and these diagrams are useful in schools offices and daily life। तो जो डायग्राम्स है, चाहे फ्लो चार्ट्स की बात कर लीजिए, चाहे ट्री डायग्राम की बात कर लीजिए, स्कूल्स ऑफिसेज कॉलेज एंड डेली लाइफ सब में यूजफुल ये होते हैं। तो पहले हम बात करते हैं फ्लो चार्ट की। अ फ्लो चार्ट शोज द स्टेप्स ऑफ अ प्रोसेस इन द करेक्ट ऑर्डर। तो फ्लो चार्ट बेसिकली क्या करता है, किसी भी प्रोसेस के स्टेप्स को बताता है करेक्ट ऑर्डर के अंदर, मतलब कि पहले क्या करना है, देन क्या करना है, देन क्या करना है। इट यूजेज बॉक्स एंड एरोस टू कनेक्ट ईच स्टेप। तो यहाँ पर भाई बॉक्सेस का यूज हो जाएगा, एरो का यूज कर लेते हैं, है ना, हर स्टेप को कनेक्ट करने के लिए। एंड फ्लो चार्ट मेक इट ईजी टू अंडरस्टैंड हाउ अ टास्क इज कम्प्लीटेड फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड। तो फ्लो चार्ट जो है किसी भी चीज़ को समझने में आसान बना देते हैं, किसी प्रोसेस को समझना आसान हो जाता है, क्योंकि इसमें जो है किसी टास्क को कैसे करना है ऐसी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, भाई शुरुआत कैसे करनी है, एंड कैसे करना है उसको, ठीक है। यानी एक टास्क कैसे कंप्लीट होना है या करना है, ये फ्लो चार्ट्स के थ्रू इजीली समझाया जा सकता है, समझा जा सकता है, ध्यान आपको रखना है। एग्जाम्पल से आप देखिए कि भाई एक कप चाय बनानी है, अब ये इस चीज़ का प्रोसेस किसी को बताना हो तो फ्लो चार्ट्स का हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे स्टार्ट लिखा, देन हमने बॉयल वाटर, देन ऐड टी लीव्स एंड ऐड मिल्क एंड शुगर, देन हमें क्या करना है, दोबारा इसको उबालना है, देन स्ट्रेन टी एंड सर्व कर देनी है आपको, ठीक है, और एंड हो जाएगा, मतलब बनेगी भाई चाय। एंड दिस फ्लो चार्ट क्लियरली शोज ईच स्टेप इन द करेक्ट सिक्वेंस। तो जो फ्लो चार्ट है कि चाय कैसे बनती है, इसका करेक्ट सिक्वेंस हमको देखने को मिल जाता है, ठीक है। ऐसे ही ट्री डायग्राम्स की बात करूं, अ ट्री डायग्राम शोज हाउ वन मेन आइडिया इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पार्ट्स। ठीक है, जो मेन आइडिया है वो कैसे एक मल्टीपल स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। एंड इट लुक्स लाइक द ब्रांचेस ऑफ अ ट्री एंड हेल्प्स इन क्लासिफाइंग इन्फॉर्मेशन। जैसे हमें किसी के टाइप्स बताने हो तो उसमें हम ट्री डायग्राम्स बना सकते हैं, है ना। तो इसमें जब हम बनाते हैं ट्री डायग्राम तो ऐसा लगता है कि ट्री की ब्रांच है ये, है ना। इससे इन्फॉर्मेशन को क्लासिफाई करने में मदद हो जाता है। जैसे कि आपने बचपन में ट्री डायग्राम बनाए होंगे मैथ्स के अंदर, जैसे कि मान लो यहाँ पर मैं 16 लिख देता हूँ, है ना, 16 लिख दिया मैंने। अब देखो 16 को मैं ब्रेक कर सकता हूँ, यहाँ पर मैं 2 लिखूँगा, फिर मैं यहाँ पर 8 लिखूँगा, ठीक है। फिर ऐसे 8 को मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे 4 में क्लासीफाई कर सकता हूँ। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, 2 अट्ठे 16 हो जाएगा। ऐसे 8 को मैंने 2 और 4 में डिवाइड करने का मतलब क्लासीफाई करने का मतलब है 2 चौक 8 होता है। ऐसे में 4 को 2 हिस्सों में तोड़ सकता हूँ, है ना, अपने बचपन में पढ़ा होगा, इसे बोलते टी डायग्राम। ये मेरा कंप्लीट टी डायग्राम बन गया। तो जो ये आप कह सकते हो मेन आइडिया है, जो मेन चीज़ है, उसके मल्टीपल स्मॉलर पार्ट्स फॉर्म करने के लिए हम टी डायग्राम का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप देखो यहाँ पर, जैसे कि एनिमल्स हमने क्या ले लिया, टॉपिक ले लिया, मतलब टाइप्स ऑफ एनिमल्स। तो यहाँ पर हमने क्लासीफाई कर दिया भाई मैमल्स में, बर्ड्स में, फिश में एंड रेप्टाइल्स में। तो मैमल्स यानी कि डॉग काउ, बर्ड्स यानी पैरट स्पैरो, फिश यानी शार्क गोल्ड फिश एंड रेप्टाइल्स मतलब स्नेक एंड लिजर्ड। तो दिस डायग्राम हेल्प्स अस अंडरस्टैंड द डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स इजीली। तो डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ जो एनिमल्स हैं उनको आसानी से समझा जा सकता है टी डायग्राम के जरिए। और कोई भी इन्फॉर्मेशन जिसको क्लच में क्लासिफिकेशन करना हो आप इनका यूज़ कर सकते हैं। एंड ये वेरी यूज़फुल होते हैं, यानी बहुत यूज़फुल होते हैं किसी भी चीज़ में। अगर हमको जल्दी क्विक इन्फॉर्मेशन चाहिए, टाइप समझने किसी के, तो ये ध्यान आपको रखना है।
आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। राइट अ फॉर्मल लेटर टू द हेड ऑफ योर इंस्टीट्यूशन रिक्वेस्टिंग लीव फॉर 1 वीक टू अटेंड अ फंक्शन इन योर होम टाउन। तो कोई भी एक फॉर्मल इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, फॉर्मल इंस्टीट्यूशन का मतलब है जहाँ पर रूल रेगुलेशन वगैरह होते हैं, ध्यान रखना है। तो उसमें आपको फॉर्मल लेटर लिखना है। किस चीज़ के लिए फॉर्मल लेटर लिखना है? कि आपको भाई लीव चाहिए 1 हफ्ते की, क्योंकि आपके होम टाउन में क्या है, फंक्शन है, आपको वो अटेंड करना है। अब ये इंस्टीट्यूशन कोई से भी हो सकता है, ध्यान रखना है। तो मैंने यहाँ पे इंस्टीट्यूशन ले लिया है कॉलेज, ठीक है, ये ध्यान आपको रखना है। तो स्टार्ट आप ऐसे ही करोगे, टू द प्रिंसिपल, या टू ना लिख के आप डायरेक्ट द प्रिंसिपल से स्टार्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। टू द प्रिंसिपल ABC कॉलेज दिल्ली, पिन कोड लिखना चाहो लिख सकते हो, और लिखना ऐसा चाहिए आपको, ध्यान रखना है। और कि क्वेश्चन के अंदर कुछ दे नहीं रखा है एड्रेस वगैरह, तो आप अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हो। सब्जेक्ट लाइन आपको जरूर लिखनी है, रिक्वेस्ट फॉर 1 वीक लीव, यही कि आपके सब्जेक्ट लाइन हो जाते हैं। देन आपको लिखना है रिस्पेक्टेड सर मैडम। देन आपको स्टार्ट करना है ऐसे, आई एम रोहन शर्मा, अ स्टूडेंट ऑफ BA फर्स्ट ईयर इन योर कॉलेज, काइंडली रिक्वेस्ट टू यू ग्रांट मी 1 वीक लीव फ्रॉम 10 जुलाई टू 16 जुलाई 2026 एंड एज आई हैव अटेंड एन इम्पॉर्टेंट फैमिली फंक्शन इन माई होम टाउन। क्योंकि मुझे जो है इंपॉर्टेंट फैमिली फंक्शन अपने होम टाउन में अटेंड करने जाना है, ये ध्यान रखना है। तो इसलिए मुझे 1 वीक की जो है 10 जुलाई से लेकर 16 जुलाई तक की लीव दे दीजिए। एंड माई प्रेजेंस एट द फंक्शन इज नेसेसरी, मेरी जो प्रेजेंस है उस फंक्शन के अंदर बहुत ज़रूरी है, बिकॉज इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट फैमिली ओकेशन, क्योंकि ये फैमिली ओकेशन है, बहुत ज़रूरी है। आई अश्योर यू दैट आई विल कंप्लीट ऑल द क्लास वर्क एंड असाइनमेंट्स दैट आई मिस ड्यूरिंग माई अब्सेंस। और यहाँ पर बोलता है कि आई अश्योर यू, मतलब मैं आपको अश्योर करता हूँ कि जितने भी क्लास वर्क हैं, असाइनमेंट्स हैं, जो अपने अब्सेंस में छुट्टी में मिस करूँगा, मैं उसको कंप्लीट कर लूँगा। एंड आई विल ऑल्सो अटेंड रेगुलर क्लासेज इमीडिएटली आफ्टर माई लीव, एंड मैं जैसे मेरी लीव खत्म होगी तो मैं रेगुलर क्लासेज जो है इमीडिएटली क्या करूँगा, अटेंड करना स्टार्ट कर दूंगा। देयरफॉर, इसलिए आई काइंडली रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी लीव फॉर 1 वीक। आई काइंडली रिक्वेस्ट मतलब मैं आपसे क्या करता हूँ, निवेदन करता हूँ, काइंडली रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुझे जो है 1 हफ्ते की लीव दे दीजिए, ग्रांट कीजिए। एंड आई शैल बी ग्रेटफुल फॉर योर काइंड कंसिडरेशन, थैंक यू। योर्स फेथफुली रोहन शर्मा, BA फर्स्ट ईयर, एंड रोल नंबर आपको ऐसे मेंशन कर देना, खत्म हो जाएगा। आगे देखिए, अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। द रेजिडेंट्स एसोसिएशन इन योर कॉलोनी has conducted a campaign to provide improved medical facilities to the elderly people in the neighborhood. Write a short report of campaign. तो आपके जो मोहल्ले की, आपकी जो कॉलोनी है, उसकी जो एसोसिएशन है, जो कि रेजिडेंट्स ने मिलकर ही बनाई है, जिसको बोलते हैं रेजिडेंट्स एसोसिएशन, ये क्या कर रही है, एक कैंपेन कंडक्ट करा रही है, जो कि बेसिकली क्या है, मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करानी है एल्डरली लोगों को अपने आसपास है, नेबरहुड में। तो आपको शॉर्ट रिपोर्ट लिखनी है इस कैंपेनिंग के ऊपर। देखो रिपोर्ट होती क्या है, आपने रिपोर्ट सुनी कि 2 तरह की होती है, मैगजीन रिपोर्ट एंड न्यूज़पेपर रिपोर्ट। तो हमको कौन सी रिपोर्ट लिखनी है भाई, कैंपेन के बारे में लिख रहे हैं तो एक तरह से ये मैगजीन रिपोर्ट में कंसिडर करी जाएगी, पहली बात तो ये ध्यान रखना है। और जब रिपोर्ट हम लिख रहे हैं, इसका मतलब कि है कि कोई इवेंट हो चुका है, देन हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। इवेंट हो चुका है, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, मतलब उसके बारे में लिखना। जैसे कि ये कैंपेन कंडक्ट हो चुका है, जो कि रेजिडेंट एसोसिएशन ने करा था आपकी कॉलोनी में, और वो हो चुका है। अब उस कैंपेन के बारे में आपको बताना है जो कि हो चुका है। तो पास्ट टेंस का यहाँ पर यूज़ होता है, सिंपल सा मतलब है, ध्यान रखना। प्रेजेंट टेंस का यूज़ नहीं होता है। तो आपको टाइटल ऐसे लिख देना है भाई, जिसके ऊपर भी रिपोर्ट है, तो रिपोर्ट ऑन अ मेडिकल कैंपेन फॉर द एल्डरली पीपल। आप चाहो तो रिपोर्ट मत लिखना, ठीक है, डायरेक्ट आपको लिखना है मेडिकल कैंपेन फॉर द एल्डरली पीपल, इतना भी लिख दोगे काम चल जाएगा। देन आपको डेट मेंशन कर देनी है 7 जुलाई 2026, कुछ भी आप, क्योंकि पास्ट की डेट बताओगे क्योंकि हुआ होगा ये, और प्लेस आपको बता देना है कहाँ पर चला था ये। तो शांति नगर कॉलोनी, कोई और कॉलोनी का नाम लिखना चाहो वो भी लिख सकते हो। देखिए स्टार्ट कैसे करते हैं। द रेजिडेंट्स एसोसिएशन ऑफ शांति नगर कॉलोनी ऑर्गेनाइज्ड अ मेडिकल कैंपेन ऑन 5 जुलाई 2026 टू इम्प्रूव मेडिकल फैसिलिटीज फॉर एल्डरली पीपल इन द नेबरहुड। तो यहाँ पे 5 जुलाई मेंशन इसलिए कर रखा है क्योंकि 5 जुलाई को ये कंडक्ट हुआ था, और जो ऊपर डेट आई है यहाँ पर आप उस डेट का नाम, वो डेट मेंशन करोगे जिस डेट पे आप लिख रहे हो, ठीक है, ये आपको ध्यान रख लेना है। और तो 5 जुलाई को ये कंडक्ट हुआ था, जो कि रेजिडेंट एसोसिएशन जो कि शांति नगर कॉलोनी का है, उसने ऑर्गेनाइज करा था, ताकि अपनी नेबरहुड में जो एल्डरली लोग हैं उनकी मेडिकल फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव कर सके।
and the main aim of the campaign was to provide a better health care and create awareness about the health needs of senior citizens। तो जो मेन एम था इस कैंपेन का वो था भाई बेटर हेल्थ केयर प्रोवाइड कराना और अवेयरनेस क्रिएट करना हेल्थ के रिगार्डिंग, जो कि सीनियर सिटीजन के लिए जरूरी है। आगे देखिए, अ फ्री हेल्थ कैंप वाज ऑर्गेनाइज्ड विद द हेल्प ऑफ लोकल डॉक्टर्स एंड नर्सेज। तो जो ये कैंप था ये ऑर्गेनाइज करा गया लोकल डॉक्टर की मदद से, है ना, और नर्सेज की मदद से। एंड द एल्डरली पीपल रिसीव्ड फ्री मेडिकल चेकअप्स इंक्लूडिंग ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, आई टेस्ट एंड जनरल हेल्थ एग्जामिनेशंस। ठीक है, तो यहाँ पर जो इस कैंप चला एल्डरली लोगों के लिए, तो यहाँ पर फ्री मेडिकल चेकअप हुए लोगों के, और इसमें ब्लड प्रेशर भी शामिल था चेक करना, शुगर लेवल चेक करना हो गया, चाहे आई टेस्ट कराना हो गया, और जितने भी जनरल हेल्थ सिम्टम्स चेक करने हो या हेल्थ एग्जामिन करनी हो वो सब यहाँ पर हुआ था इस कैंप के अंदर। और जो फ्री मेडिसिन है वो भी डिस्ट्रीब्यूट करी गई थी जिनको ज़रूरत है। और डॉक्टर्स ऑल्सो गेव एडवाइस ऑन हेल्दी फूड, रेगुलर एक्सरसाइज एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ रेगुलर हेल्थ चेकअप। तो जो डॉक्टर हैं डॉक्टर्स तो उन्होंने एडवाइस दी भाई हेल्थी फूड पर, रेगुलर एक्सरसाइज करनी है इस पर, और जो रेगुलर हेल्थ चेकअप्स होते हैं कितने ज़रूरी होते हैं इसकी इंपॉर्टेंस भी बताई थी। ठीक है, आगे देखिए, द एसोसिएशन रिक्वेस्टेड द लोकल हेल्थ अथॉरिटीज़ टू अरेंज रेगुलर मेडिकल कैंप्स एंड इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज फॉर सीनियर सिटीजन्स। तो जो एसोसिएशन था जो शांति नगर का था, इन्होंने रिक्वेस्ट करा लोकल हेल्थ अथॉरिटीज़ से कि भाई एक रेगुलर बेसिस पर जो है मेडिकल कैंप्स को अरेंज कराया जाना चाहिए और इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज जो है सीनियर सिटीजन के लिए होनी चाहिए। ठीक है भाई, ध्यान रखना है। इन्होंने रिक्वेस्ट करा जब ये कैंपेन हुआ था कंडक्ट। एंड मैनी वॉलंटियर्स होते जो अपने इच्छुक होते हैं, खुद से काम करते हैं बिना कोई स्वार्थ के। तो मैनी वॉलंटियर्स हेल्प द एल्डरली ड्यूरिंग द प्रोग्राम एंड एंश्योर दैट दे वर कंफर्टेबल। ठीक है, तो वॉलंटियर्स ने मदद करी एल्डरली लोगों की इस प्रोग्राम के तहत और इंश्योर करा कि वो कंफर्टेबल थे, वो अनकंफर्टेबल नहीं हुए। और आगे देखिए, द कैंपेन वॉज हाईली सक्सेसफुल। जो कैंपेन था भाई बहुत सक्सेसफुल रहा। एंड द एल्डरली पीपल अप्रिशिएटेड द एफर्ट्स ऑफ द रेजिडेंट एसोसिएशन एंड थैंक्ड एवरीवन फॉर देयर सपोर्ट। तो जितने भी एल्डरली लोग थे उन्होंने हमारे एफर्ट्स को, क्या मतलब जो कैंपेन का एफर्ट्स था उनको अप्रिशिएट करा, है ना। और जो ये रेजिडेंट एसोसिएशन थी, मतलब इसमें जो भी लोग शामिल थे उनका अप्रिशिएट करा उनके एफर्ट को, और सभी को थैंक कहा जिन्होंने सपोर्ट करा इस कैंपेन में। ठीक है, और सच कैंपेन्स हेल्प इम्प्रूव द हेल्थ एंड वेलबिंग ऑफ सीनियर सिटीजन्स एंड स्ट्रेंथन द स्पिरिट ऑफ कम्युनिटी सर्विस। तो ऐसे जो कैंपेन्स है वो इम्प्रूव करते हैं भाई हेल्थ और वेलबिंग को, किसकी, सीनियर सिटीजन की, और कम्युनिटी सर्विस की जो स्पिरिट होती है उसको क्या करते हैं, मजबूत करती है। कम्युनिटी सर्विस होती है कि पर्टिकुलर कम्युनिटी में क्या करना है, हमें कुछ सर्विस देनी है, तो ऐसे स्पिरिट को भी क्या करा जाता है, स्ट्रेंथन किया जाता है ऐसे कैंपेन्स के थ्रू। और लास्ट में आपको लिखना है रिपोर्टेड बाय, अब नाम मेंशन कर देना क्योंकि क्वेश्चन में तो होगा नहीं, अपने मन से लिख देना। और सेक्रेटरी रेजिडेंट एसोसिएशन, तो अमन वर्मा कौन है, सेक्रेटरी है रेजिडेंट एसोसिएशन का। तो जब आप लास्ट में एंड करोगे तो आपको क्या करना है, नेम लिखना है, देन आपकी पोस्ट क्या है वो आप मेंशन करना, देन और उस जिस भी ऑर्गेनाइजेशन से आप जुड़े हो उसका नाम आपको लिख देना है। समझ आ गया। इसी के साथ ये जो वीडियो है फिनिश हो जाती है। आई होप आपको समझ आया होगा सब कुछ। कमेंट में आप जरूर बताना, और कुछ क्वेरी हो तो आप इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो, यूजर नेम आपके सामने है। और वीडियो पसंद आई तो क्या करना है आपको, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और प्यारा सा कमेंट करना है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है इस वीडियो को। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।